हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास को समझेंगे कि किस तरह से भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास हुआ, कब कब किस किस तरह से किस किस टाइम पीरियड में किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र का विकास होता है भारत में। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास कब और किस तरह से होता है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह से होता है। तो सबसे पहले भारत में आज़ादी से पहले बैंकिंग क्षेत्र का विकास यानी कि 1770 से 1947 के बीच किस तरह से होता है बैंकिंग क्षेत्र का विकास। तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1717 में हुई और ये बैंक 1832 में बंद हो जाता है। तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में होती है और कोलकाता में इसकी स्थापना होती है और ये 1832 में बंद हो जाता है। और जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में इसकी स्थापना होती है और 1791 में ये बंद हो जाता है। यह है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और अगला बैंक है अवध व्यापारिक बैंक। अवध व्यापारिक बैंक, इसकी स्थापना 1881 में होती है और ये जो बैंक है अवध व्यापारिक बैंक, ये भारत का पहला व्यापारिक बैंक था। और ये बैंक भी अवध व्यापारिक बैंक 1958 में ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1906 में होती है और इसे ब्रिटिश ने स्थापित किया। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में से स्थापित किया गया, इसे भी ब्रिटिश ने स्थापित किया। और अगला बैंक है बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में और इसे भी ब्रिटिश ने स्थापित किया था। तो इस तरह से जो ये यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल है और बैंक ऑफ बॉम्बे है, बैंक ऑफ मद्रास है, इन तीनों बैंकों को ब्रिटिश ने स्थापित किया। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को 1921 में एक साथ मिलाया गया, जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और जिसे फिर 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसका नाम SBI पड़ा। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों बैंकों से मिलकर बना है, जिसे 1921 में एक साथ मिलाया गया, जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और जिसके बाद फिर से 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया और जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो कौन से तीन बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन बैंक। तो इस तरह से ये आज़ादी से पहले इस तरह से भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास होता है। अब हम ये समझते हैं कि उदारीकरण के बाद 1991 के बाद किस तरह से भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास होता है। 1991 के उदारीकरण के बाद नरसिम्हन समिति 1991 की सिफारिश के तहत भारत में बैंकिंग क्षेत्र को निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा के लिए ये खोला गया। किस तरह से नरसिम्हन समिति के सिफारिश के आधार पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको निजी क्षेत्र और प्रतिस्पर्धा के लिए से खोला गया। 1991 में मनमोहन सिंह और नरसिम्हन राव ने उदारीकरण की ओर एक पहल की। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट बैंकों को एक साथ विकसित किया और इस दौरान 10 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिए गए। तो यानी कि उदारीकरण के बाद नरसिम्हन समिति के सिफारिश के आधार पर
बैंकिंग सेक्टर को एक तो निजी निवेश के लिए खोला गया और प्रतिस्पर्धा के लिए उसे एक तरह से ओपन किया गया। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह और नरसिम्हन राव ने किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को एक तरह से प्राइवेट निवेश के लिए उसे ओपन कर दिया और इस दौरान 10 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया गया, जिसमें कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इंडस्ट्री बैंक और डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई बैंक। तो इस तरह से ये प्रमुख बैंक है जिनको लाइसेंस दिए गए 1991 के बाद, उदारीकरण के बाद। तो यहाँ पे उदारीकरण के बाद बैंकिंग सेक्टर को एक निजी निवेश के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए ओपन किया गया। वो नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर बैंकिंग सेक्टर को निजी सेक्टर के लिए ओपन किया गया। तो इस तरह से ये उदारीकरण के बाद भारत में बैंकिंग सेक्टर का इस तरह से विकास हुआ। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास को समझा कि किस तरह से यहाँ पे आज़ादी से पहले बैंकिंग सेक्टर का विकास हुआ, किस तरह से उदारीकरण के बाद हुआ, किस तरह से निरंतर समय समय पर भारत में बैंकिंग सेक्टर का ये विकास होने लगा। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।